लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसमें एंटीना रिएक्शन सेंटर 700 का कोई 680 रहेगा वो। सबसे पहले इसमें चलते सबसे पहले इसमें ये देख लो कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या सारे थिंग्स रहेंगे तो ये पूरा याद रखना कि ये मैग्नीशियम बेस्ड रहेगा और इसमें 4 नाइट्रोजन जो है वो लिंक रहेगा। तो नाइट्रोजन बेस्ड रिंग भी रहेंगे सब इसमें। बाकी इसका फॉर्मूला लिख लो तुम लोग। क्लोरोफिल ए के बाजू में, क्लोरोफिल बी के बाजू में पैंथोफिल का और किसका पहले ही वही। हो गया। अच्छा रहना। C65 4 नेक्स्ट देखना इसमें फोटो सिस्टम का क्या क्या बताई थी। फोटो सिस्टम 1 और क्या था, फोटो सिस्टम 2 था। तो यहाँ पर हर एक फोटो सिस्टम में क्या रहेगा, स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए रहेगा और उसी से क्या रहेगा, बहुत सारे प्रोटीन बाइंड है क्लोरोफिल। हाँ उसके अंदर भी A1 A2 A3 और भी बहुत सारे। तो ए मेन रहेगा वही रहेगा। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर को बना रहा है यहाँ पे और एक्चुअल रिएक्शन जो है वो वहीं पर हो रहा है। और बाकी पिगमेंट जो है वो क्या कर रही है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसे हम और क्या बोलते हैं एंटीना, उसी में वो क्या कर रही है, बना रही है। जो उस दिन डायग्राम देखे थे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब पहला हम लोग क्या देखते हैं इसमें, फोटो सिस्टम 1 यानी कि PS1। तो इसका रिएक्शन सेंटर कितना है, P700 है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लाइट कहाँ एब्जॉर्ब करती है, 700 वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है वो PS1 में वो कौन सा रहता है, यहाँ पर फेरोडॉक्सिन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। अभी तुम लोग का आगे जब ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे प्लांट्स में तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो यहाँ पर ये फेरोडॉक्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर क्या रहेगा प्लास्टोक्यूनॉन, फिर F और प्लास्टोसाइनिन। तो अभी डायग्राम में जितना है ना वो देखो, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन। ये याद रखो, पोस्ट में नहीं दिया होगा तुम्हारा तुम्हारे में दिया। साइक्लिक नॉन साइक्लिक का वो अलग अलग इसमें मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये देख लेना। यहाँ से फोटोन एंटीना पिगमेंट्स के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये कैरी करके वो वापस इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा रहा है। ये कौन सा है, फोटो सिस्टम 1। तो यहीं पर वही देखना कि जो PS1 है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
यहीं पर क्या होगा, ये वेवलेंथ इसी वेवलेंथ से रहेगा 680 नैनोमीटर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या क्या है, फिनॉन, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और एक प्लास्टोसाइन। तो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये कहाँ से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जब वाटर स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोलिसिस से हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस से ये क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अब ये क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्यूनॉन में, फिर थियोफाइटिन में, फिर प्लास्टोक्यूनोन में, फिर साइटोक्रोम D6 और S कॉम्प्लेक्स, इसके बाद प्लास्टोसाइन में, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं PS1। तो यही ये कौन सा PS2 है, तो कहाँ पास हो रहा है, PS1। तो यहाँ पर जो H प्लस रहता है वो NADP लेके फिर ये आगे PS1 के साथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, PS2 का है, और वो किसका था, PS1। इसके बाद फिर क्या होता है, PS1। इसको एक साथ ही देखेंगे, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम लोग का लाइट रिएक्शन पर, लाइट रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके बाद वाटर स्प्लिट होता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम, तो ये डायग्राम में समझना कि क्या क्या चीजें होती है। ये कौन सा फोटो सिस्टम 1 है, ये क्या है, फोटो सिस्टम 2 है। तो अब यहाँ पर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों इसका, ये फोटो सिस्टम 1 का और ये फोटो सिस्टम 2 का है। अब यहाँ से वाटर क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हम लोग अभी पढ़े, प्लास्टोक्यूनोन, थियोफाइटिन, ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां से फोटो सिस्टम 1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है। यहाँ पर कौन सा वेवलेंथ रहता है, 700 से फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, NADPH को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पूरा रहेगा। तो ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखते हैं। PS2 क्या करता है, कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट ऑफ 680 nm। फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रही है और ट्रांसफर हो रही है, और मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पास हो जाता है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम ये सब होते हैं। उसके बाद ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नीचे की तरफ, यानी कि डाउन हिल जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल की भी बात होती है। रिडॉक्स मतलब जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो स्केल है उसके हिसाब से। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पिगमेंट्स ऑफ PS1। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है PS1 में ये एक्साइट हो जाती है, और यहाँ पर कौन सा रेड लाइट होता है, 700 nm का, ये ट्रांसफर होती है अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में जिसका ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है। उसके बाद ये फिर से क्या होती है, डाउनहिल मूव करती है। तो डाउनहिल जो मूव करती है कहाँ पर, NADPH के, NADP प्लस के मॉलिक्यूल, जब यहाँ पर आएगा तो ये रेड्यूस हो जाएगा कितने, NADPH। ये रेड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेज बन जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से, मतलब यहीं से पूरा बता रहा है, PS2 से कहा जा रहा है PS1 में। तो इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये Z स्कीम है क्योंकि इसका जिगजैग शेप है। अब ये शेप जो है ये कैरियर कैसे प्लेस्ड है सीक्वेंस में, उस हिसाब से ये नाम दिया गया। अब नेक्स्ट और क्या देखते हैं, हाँ बंद कर दो उसको। अब सेकंड वाला क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि फोटोलिसिस था। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब ये वाला पोर्शन, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर वाटर स्प्लिट होता है किसमें, H प्लस में और O में, और उसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहती हैं, 4 हाइड्रोजन बना रही है O2 और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, मतलब ट्रांसफर कर। तो यहाँ पर PS2 जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा है। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग, तुरंत यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तुरंत रिप्लेस करके फिर आगे बढ़ा देगा। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रेड्यूस होते जा रहा है, तो तुरंत इसको रिप्लेस करता जा रहा है। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है H प्लस रहेगा, यही क्या हो रहा है, NADPH से
स्प्लिटिंग के बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़े थे, सेकंड क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, थर्ड यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, एटीपी बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये किस तरीके से होता है, दो तरीके से, वो है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक क्या होगा, ये तो वही सेम चीज रहेंगी। नॉन साइक्लिक मतलब क्या रहेगा, जिसमें दोनों रहेगा, PS2 और PS1। तो यहाँ पर एटीपी कहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एटीपी और NADPH जो है वो क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये पूरा नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 से हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटो सिस्टम जो 2 से हो रहे हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन पास हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये एक्सेप्ट कर रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, लूज होने के बाद ये क्या हो रहा है, ये इसको कर ले रहा है, लेकिन वापस ये कन्वर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज होता है। इसलिए ये क्या है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसको अच्छे से समझना कि एक बार में मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, जैसे फोटो सिस्टम 2 है, ये लाइट फोटोन है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एंटीना मॉलिक्यूल्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है किसका, वाटर का। यहाँ से वाटर जो है रिएक्शन सेंटर में एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन किसमें कर रहा है, पीओफाइटिन, पीओफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ही क्या हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में बदलता है। फिर ये कहाँ जा रहा है, प्लास्टोसाइनिन। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जो लाइट है प्लस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से सेंटर पे आ रही है, P700 और PS1 में आ रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद यहाँ पर जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेगा उससे क्या हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आगे के कार्बन रिएक्शन होते हैं। तो ये पूरा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अच्छे से लिखना रहेगा कि क्या क्या चीजें होती है। साइक्लिक में क्या रहेगा, ये याद रखना कि कहाँ पर होगा, सोमा लैमले में, और सिर्फ PS1 यहाँ पर फंक्शनल रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ PS1 का ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी सर्कुलेट होगी, जैसे एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, ये साइक्लिक फ्लो के टाइम पे ही होगा इलेक्ट्रॉन का। और जो लैमेला होता है ग्रेना का, इसमें PS1 और PS2 क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। सोमा लैमले मेम्ब्रेन में क्या नहीं होगा, PS2 नहीं होगा, और NADP रिडक्टेज भी नहीं होगा। यहाँ पे कभी वो NADPH में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है ना NADPH होने पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पास नहीं होगा, NADP प्लस में नहीं होगा, बल्कि वो वापस क्या हो जाएगा, साइकिल बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज होता है, नो NADPH। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बियॉन्ड 680 nm ही अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके नीचे फिर ये क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक का। तो ये साइक्लिक का रहेगा। तो साइक्लिक में क्या क्या चीजें हैं, ये पूरा रिडॉक्स पोटेंशियल इसका, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है। फिर ये फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से F, F से फिर कहाँ जा रहा है, वापस ये साइकिल वापस वहीं पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक बार लिख लो तुम लोग, तुम्हारा भी बना लो एक बार डायग्राम, ये वाला नाम लिखे ना सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, उसका 700 का प्रोटॉन से पूरा जो है ना सब, कितना कहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे से
ना PS1 PS2 साइक्लिक नॉन साइक्लिक इम्पोर्टेंट है। तो सब तुम लोग ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से पढ़ोगे या फिर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा ना, उसमें पूरा एक एक करके पढ़ोगे कैरियर। और में कुछ नहीं दिया है ना, साइटोक्रोम याद रखना चाहिए, साइटोक्रोम करके लिख लेना करके लिखा रहता है कहीं कहीं पे, ये एफडी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। पहले वाटर का करना, लेकिन इसका उसके बाद यहाँ से शुरू करना। साइटोक्रोम B6 एस कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉमा फिर एस कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, प्रैक्टिकल में ऑल्सो हो गया ना। इसमें एक चीज देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बस ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। उसके बाद एक है क्या है, सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सेमी ऑस्मोटिक जो है वो मैकेनिज्म बताता है किसका, एटीपी सिंथेसिस किसमें हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट। तो सेमी ऑस्मोसिस का मतलब पहले समझना, आयंस का मूवमेंट कहाँ पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो होगा वो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको एक मेम्ब्रेन चाहिए होगा,
एक प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए होगा और पूरा मतलब इसका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब चाहिए होगा और एक एटीपी सिंथेस की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ऐसे मैं डायग्राम में आगे मैं शॉर्ट में बता दूंगी डायग्राम को। तो ये बीच वाला इसका क्या है, ल्यूमेन वाला पोर्शन है जहाँ पर H प्लस ज्यादा प्रेजेंट है। और ये जो मेम्ब्रेन है जो पिंक कलर का शो हो रहा है वो क्या है, पूरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो है वो एटीपी सिंथेस का एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पर होता है, इनर साइड में होगा, किसके, मेम्ब्रेन में। फिर प्रोटॉन्स इसके अंदर, जितने भी प्रोटॉन्स मतलब H प्लस जो है वो यही एक्यूमुलेट हो जाती है इसके अंदर, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर रहेगा सबसे ज्यादा। सीधा ये समझना, ये पूरा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, एटीपी सिंथेस है। एटीपी सिंथेस में हम दो चीजें पढ़ेंगे इसका, एक शेप में F0 और एक F1। F1 वाला पोर्शन के ऊपर F0 प्रेजेंट होता है इसका। तो यहाँ फोटो सिस्टम 2 है, ये साइटोक्रोम से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है B और S है यहाँ पर, और एक क्या है फोटो सिस्टम 1 है, वहां से वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ल्यूमेन है किसका, थाइलाकॉइड का। तो यहाँ पर वाटर स्प्लिट होने के बाद H प्लस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो यही समझना। तो मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू मूव हो रही है, फोटो सिस्टम्स के थ्रू मूव हो रही है, और प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा हमें, ये क्यों चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है, कहाँ से, स्ट्रोमा से हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा वो किस तरफ रहेगा, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ होगा, मतलब ये स्ट्रोमा है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से आ रहा है, प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा वो कहाँ रहेगा, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में रहेगा। और ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर देखो जैसे कि ये कौन सा है, pH2 का है, लाइट आ रहा है यहाँ पर, फिर ये H प्लस यहाँ से पास हो रहा है, फिर ये एटीपी सिंथेसिस आ रहा है, और बाकी जो है वो साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइनिन के थ्रू pH1 के थ्रू आगे जा रहा है, मतलब आगे का प्रोसेस हो रहा है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है, कहाँ से, स्ट्रोमा से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये जो प्रोटॉन्स है इसको क्या करने में हेल्प करेगा, वो रिमूव करेगा, ल्यूमेन के अंदर डाल देगा। तो वो चीज देखिए इसको। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव हो रही है, फोटो सिस्टम से, तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पर वही चीज देखेंगे हम लोग, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा साइड। ये मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, उसके बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, ल्यूमेन है। तो NADP रिडक्टेज बाहर की तरफ होगा। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करता है, जो pH1 के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये रिड्यूस कर देता है NADP प्लस को NADPH। तो ये प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। जो प्रोटॉन्स है ना, यहाँ पर ही क्या हो जा रही है, ये जो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, NADP प्लस क्या है, H प्लस। तो ये प्रोटॉन्स यहाँ से क्या हो जा रही है, रिमूव हो जा रही है। तो वो चीज यहाँ पर NADP रिडक्टिव एंजाइम कर रहा है। तो प्रोटॉन्स जो भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहेगा वो कम हो जाएगा, लेकिन ल्यूमेन में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हो जाता है, कहाँ पर, अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और यहाँ पर pH जो है किसका, ल्यूमेन का, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का, इससे क्या हो रहा है, ये सिंथेसिस करता है किसका, एटीपी का। एटीपी का सिंथेसिस करेगा किसकी मदद से, एटीपी सिंथेस एंजाइम की। तो वहां पर हम लोग देखिए, यहाँ पर जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है वो केमी ऑस्मोसिस के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं, चाहे दो पार्ट है, कौन से, एक F1 और F0 पढ़ना, CF1 में तो F1 और F0 देखते। तो जो F0 रहता है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा ताकि पास कर। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हो, क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हाँ, और पैसिव में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर उसी के अंदर एक डिफ्यूजन आता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड है। तो सिंपल डिफ्यूजन मतलब बिना एनर्जी के, वो बिना किसी चीज के पास है, लेकिन फैसिलिटेटेड में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन्स का फैसिलिटेटेड को कुछ चाहिए होगा, चैनल चाहिए होगा जिससे वो मूव कर सके। तो यहाँ पर वही है, क्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब CF1 में देखते हैं, तो CF1 जो है वो आउटर सरफेस, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर F0 रहेगा, और जो F1 है वो किसकी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो
F1 जो बाहर की तरफ रहेगा वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पर जो एनर्जी रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, और ये चेंज करेगा किसको, पार्टिकल को पूरी तरीके से ये चेंज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या सिंथेसाइज होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। जैसे ये F0 है, ठीक है, तो F0 कहाँ है, ये ल्यूमेन वाले पोर्शन में, मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन है एम्बेडेड, ये ल्यूमेन है, और ये क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर वही देखना समझना, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, ये पूरा लेयर में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, इसको मेम्ब्रेन चाहिए होगा ताकि क्या कर सके, ये पास कर सके किस चीज को, एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और प्रोटॉन का ब्रेक डाउन होता है। तो एडीपी जो है वो क्या बनाता है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, वो याद रखना है। तो यहाँ पर ये पूरा किसके मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एटीपी सिंथेस के मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। तो ये पूरा क्या है अपना सेमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस है। तो एनर्जी जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है प्रोटॉन्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये कहाँ जा रहा है, ये रेडियंस कहाँ पे, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन थाइलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर रहेगा। तो इसके पास चैनल रहेगा ताकि डिफ्यूजन कर सके, और ये एनर्जी रिलीज करेगा ताकि वो एक्टिव एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट कर सके और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को कैटेलाइज कर सके। तो ये एटीपी सिंथेस का काम ही रहता है कि वो एटीपी का फॉर्मेशन करे। कैसे करते हैं वो समझना है, क्योंकि ये डिफ्यूजन है, दो पार्टिकल रहेंगे, कहाँ रहेगा क्या नहीं रहेगा वो सब चीजें इसमें समझ। तो अलग से इसका डायग्राम भी पूछा जाता है कभी कभी एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पर वही अच्छे से समझ लेना, F1 जो रहेगा वो कौन से पोर्शन में रहेगा, स्ट्रोमा में, और ये मेम्ब्रेन में, ठीक है। यही क्या कर रहा है, एडीपी को एटीपी में ट्रांसफर कर। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन काम क्या है, NADPH से NADPH, ठीक है। मेन इसका कौन सा एंजाइम कर रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम कर रहा है, और ये कौन सा है, एटीपी सिंथेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा फोटो सिस्टम के साथ इसका केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस है। तो केमी ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें किसमें हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो केमी ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए है, प्रोटॉन पंप चाहिए है, ग्रेडियंट चाहिए है, और एटीपी सिंथेस चाहिए है। ये पूरा केमी ऑस्मोटिक क्या है, सिंथेसिस है। क्लियर हुआ इतना, गायब हो गया, कल पूछूंगी तो, परसों पूछूंगी तो, अच्छा ठीक है, कल नहीं पूछता हूँ, कल किसकी क्लास है, बायोसिंथेटिक फेज, क्या से एक्शन पढ़े, हाँ साइकिल पढ़ना है। चलो केमी ऑस्मोटिक का ना ये छोटा सा डायग्राम इसको बना लो, बस गोला बना के आगे, नेक्स्ट पार्ट है। एग्जाम टाइम में बना सकती हूँ, बोलो मैं एग्जाम में बना सकती हूँ, नहीं एग्जाम टाइम पे ही बनता है अभी। हाँ एक ही बार ही, सही बात है, और कोई भी स्केच या आर्ट भी बनाओ ना दोबारा नहीं बनता है, एक ही बार अच्छा बनता है। लगता है बहुत लंबी, मुझे करना नहीं था इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहती, सामने कैसे भी आ जाता है।
हाँ वहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है प्रोटॉन का, वो जरूरी है। क्योंकि देखना डायग्राम में कि हर तरफ से जो H प्लस आ रहा है वो है वहां पर, ऐसा नहीं कि तरफ भर जा रहा है। इसका टेबल नहीं डालोगे सर, तो इसका टेबल का कौन से साइक्लिक नॉन साइक्लिक है? क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ने जाओगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा अगर डिवाइड कर करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, उसमें तो ज्यादा ब्रीफ में दिया हुआ है, ब्रीफ में मतलब बहुत एक साथ दिया हुआ है, तो पढ़ने का कभी कभी बहुत लगता है। तुम्हारे बुक में तो अच्छे से दिया है, तुम पढ़ सकते हो गया। तो मार्क्स फाइबर पढ़ सकते हैं। क्लास में ज्वाइन किया फिर लगता चला गया, तो लगा क्लास खत्म हो गया है। बाप रे वो टाइम तो, वो टाइम बहुत मस्त था। नहीं मैं तो सारे, नहीं मेरे में सारे क्या बोलते हैं, कैमरा ऑन करो और रहो, क्योंकि सब कैमरा ऑफ करके अपनी दुनिया में रहो। चलो इसको देख लो, ये कौन सा रिएक्शन रहेगा, डार्क रिएक्शन रहेगा, मतलब बायोसिंथेटिक फेस है इसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और ये किसमें होगा, स्टोमा में, तो इसको हम कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो यूज हो रहा है, जो कि फोटोकेमिकल फेस में लाइट रिएक्शन में बना था, वो यहाँ पर यूज होगा। अब सबसे पहले इसमें वही देख लेते हैं कि CO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, शुगर्स बनाएंगे। उसके बाद CO2 एसिलेट होगा, जो भी वो दो टाइप का होगा यहाँ पर, मतलब दो टाइप से इसके, तो वो C3 पाथवे और C4 दो तरीके से होगा वो। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है CO2 फिक्सेशन का, वो C3 ऑर्गेनिक एसिड रहता है। कौन सा है ये, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहेगा ये। तो जो कैल्विन थे उन्होंने डिस्कवर किया था 14C जो था एल्गल फोटोसिंथेसिस में किया था। उसके बाद C4 में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये नोट कर लो, डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज, C3 पाथवे में C3 ऑर्गेनिक एसिड का नाम, और C4 पाथवे में जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसका नाम, C4 एसिड का। C3 C4 वाला प्रोडक्ट, एसिड का नाम लिखना है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और C4 एसिड का भी लिखना है। तो साइकिल भी पढ़ना है, इसको आज कर लेते हैं। C4 लिख लियो, हमारा हुआ।
नहीं लिखी। इतने आलसी हो तुम लोग ना, इतने आलसी हो। चलो इसके तीन फेसेस हैं, पहले कौन से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और क्या रहेगा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीसी। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं, साइकिल ही देख लेते हैं। आरयूबीपी है यहाँ पर, एक एक करके से कितना समझ लेना। लोग प्री पीजीए क्या पढ़े अभी, ये प्राइमरी चैप्टर है ना ये। ठीक है, तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये क्या कर रहा है, राइबोलेज बाइफॉस्फेट है। वो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, मतलब CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 को इंटेक कर रहा है। इसके बाद वो क्या बना रहा है यहाँ पर, सी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर रिडक्शन होगा, जो एटीपी और NADPH है वो रिड्यूस होके एटीपी और NADP प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल रहा है। यहाँ पर रिडक्शन होके क्या बना रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो क्या बनाता है, शुगर और स्टार्च। जो बचा हुआ रहेगा वो वापस रीजेनरेट हो जाएगा, एटीपी एडीपी में बदल जाएगा और आरयूबीपी में वापस में चला जाएगा। तो एक एक करके इसका देख लेना। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन में वही चीज, जो रिएक्शन है वो कैटालाइज कौन करता है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, यानी कि रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड के, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड जो आरयूबीपी का है वो ब्रेक हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए। ठीक है, तो पीजीए यहाँ पर क्या रहता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म है इसका, 6 मॉलिक्यूल ट्राइबुलस 1,5 विद फॉस्फेट रहेगा। ये रिएक्ट करेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ताकि ये छोटा सा शॉर्ट लिव 6 कार्बन कंपाउंड बन जाए। फिर वही 3 पीजीए में कन्वर्ट होगा। तो 3 पीजीए में जो कन्वर्ट करता है वो कैटालाइज कौन करता है, आरयूबीपी कार्बोक्सिल। तो ये कार्बोक्सिलेशन का रहेगा स्टेप, तो वही लिखना। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हुआ था, NADPH और ATP रिड्यूस होकर ADP और NADP प्लस बनाए। तो यहाँ पर जो 12 मॉलिक्यूल्स थे किसके, पीजीए के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ये हो रहा है रिडक्शन में। और यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के, वो किसमें बदल जाती है, शुगर और स्टार्च में बदल जाती है। तो समझना तो पड़ेगा, छोटे छोटे हैं, जब साइकिल पढ़ोगे तब तो थोड़ा बड़ा लगेगा उसके, मतलब और चीजें पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर वही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब आरयूबीपी जो है वो क्या होगा, रीजेनरेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये क्या रहेगा, आरयूबीपी रहेगा यहाँ पे। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी का, उसको कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 6 CO2 एंटर कर रहा है, ग्लूकोज 80 बाहर रह रहा है। ठीक है, 18 एटीपी के मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, 18 एडीपी ही बाहर निकल रहा है, 12 NADPH आ रहे हैं, 12 NADP ही बाहर निकल रहा है। तो ये याद रखना, इसको कर लो, इन और आउट को लिख लो। ये साइकिल भी बनाओ और इन और आउट कैलोरी साइकिल पूरा बनाओ। साइकिल फिर इन और आउट।
साइकिल बनानी है? हाँ तो भी बना लो, बना लो। क्योंकि टेबल में याद रखोगे ना तो तुम लोग ब्रीफ में लिख पाओगे कि कितने मॉलिक्यूल का CO2 एंटर कर रहे हैं, तो क्या निकल रहा है वहां से। क्या क्या हुआ था बताओ स्टार्टिंग फेज में? साइकिल। यहाँ पे क्या हुआ था, आर्यूपीटी से कितने मॉलिक्यूल्स बने थे इसके? ये 6 कार्बन था ना, 6 से कितना बना था? 12 बना था ना। हाँ, वो याद करना था ना यहाँ पर, वही मेन याद करना था कि कितने क्या बने थे यहाँ पे। जो देखो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, उसके बाद 12 जो है किसमें कन्वर्ट हुए थे, 12 मॉलिक्यूल्स तो 1,3 बिस्फॉस्फेट में हुए थे, मतलब सॉरी डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, सिर्फ ग्लिसरॉल डिहाइड में, PgAl में। वो याद रखना है। और कुछ है भी नहीं। अच्छा हाँ अरे नहीं मतलब छोटा सा ये जो कैल्विन साइकिल था ना, अभी जो पढ़े ना, 3 स्टेप का रिएक्शन था जो, वो पूरा अच्छे से ब्रीफ में रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, राबुलस फॉस्फेट, मतलब जितने भी इसके तुम्हारे एपिमर्स हो, मोनोमर्स हो, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर्स हो, सारी चीजें एक साथ जोड़ के दी हुई है। ठीक है, इसको मैं ना उसके बाद बता दिया है तुम्हारे, तुमको पढ़ना नहीं है मतलब? पढ़ना है, बुक में दिया है। ये रुबिस्को एंजाइम्स है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ देख लो सुन। तो यहाँ पर ये जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, 6 मॉलिक्यूल्स वाले। ये क्या हो रहा है, कौन से एंजाइम की मदद से राइबोलोज 1,5 क्या हो रहा है, डाइफॉस्फेट बन रहा है। ये कौन सा है, फॉस्फोराइबोलेज काइनेज की मदद से हो रहा है। ये 6 ATP 6 ADP में बदल रहा है यहाँ पर। इसके बाद ये रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये 12 मॉलिक्यूल्स में बन रहा है, तो हम लोग रिडक्शन में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये किसकी मदद से, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज की मदद से हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की मदद से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल रहा है। ये पूरा ब्रीफ करके 12 मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर कितने हो रहे हैं जो हम लोग पढ़े, इन और आउट जो पढ़े वो है। उसके बाद रिडक्शन हो रहा है तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो भी कितने हैं, 12 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद लास्ट में फिर से ये क्या होता है, जेलुलोज 5 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ये पूरा बन के आता है यहाँ पर। तो बीच में जो रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ से 12 मॉलिक्यूल्स का, 2 यहाँ पर, फिर 3 अलग से, फिर ट्रायोस 5 फॉस्फेट है, इसी का आइसोमर्स बन रहा है। तो ये बीच का भी रहने दो, बस ये लाइन जो है वो याद रखो कि कौन से एंजाइम्स है। जैसे बीच में लिख लो, राइबोलेज 5 फॉस्फेट से तुम्हारा फॉस्फोराइबोलेज काइनेज, उसके बाद कार्बोक्सिल डिसम्यूटेज है, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज है। तो यहाँ पर डिसम्यूटेज है, उसके साथ ही क्या रहता है, रुबिस्को एंजाइम रहता है। वो याद रखना है। अच्छा, उस दिन का तुम्हारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या डाउट था? क्या क्लोरोफिल ओल होता है जी? हाँ एक ही साइड, एक ही मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल ए का, वो रिसीव करेगा। हाँ एक ही मॉलिक्यूल, ये बहुत सारे हैं ना, तो एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिसीव करता है वहाँ।
ये जो है ना, यहाँ पर ये जो रिएक्शन सेंटर रहता है ना, रिएक्शन सेंटर मतलब क्या होता है, P700 P680 रहेगा, तो ये जो एक ही मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्ट करेगा। हाँ, एक ही, ये सारे पिगमेंट के मॉलिक्यूल, बहुत सारे पिगमेंट है, लेकिन जो यहाँ पर है ना, एक ही करेगा, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर होगा, तो एक ही करेगा। तो क्लोरोफिल ए रहेगा और उसके आसपास उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स भी रहेंगे और प्रोटीन बाउंड पिगमेंट्स भी रहेंगे, सारे रहेंगे, लेकिन जो एक ही है वो करेगा। और किस था उस दिन का, वो हो गया था ना तुम्हारा, ग्राफ हो गया था। हाँ, तीन पिगमेंट बना लो, तुम नहीं छोड़ोगे, तीनों बना लो, देख लो, छोटा सा बना लो तीनों को। ये वाला तीनों को बनाना, लेकिन तीनों का लिखना कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का है। एनएम सही रखना, मतलब हाई सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या क्या है वो सब सही रखना, ठीक है। 400 से 500 के बीच में सारी चीजें बना लेना, इतना है, मतलब 550 के आसपास नहीं जाना चाहिए उतना।